कोई ये मानने से क्यों डरता है कि ओमुमुआ एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है? उसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो फिजिक्स के सारे रूल्स को तोड़ती हैं। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये कॉमेट नहीं है, एस्ट्रॉयड नहीं है और शायद नेचुरल भी नहीं है। तो आखिर ये है क्या? क्यों हर एक्सप्लेनेशन एक और भी खतरनाक सच से बचने की कोशिश जैसी लगती है? इस सफ़र में हम रहस्यवाद की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सबूतों की बात करेंगे, एक ज़्यादा सही जवाब की तलाश में। लेकिन ओमुमुआ ने जो झटका दिया है उस सच में समझने के लिए हमें यूएस पाल में वापस जाना होगा, जब वो पहली बार दिखा था। द 19th of October 2017 को हवाई के पन STARRS-1 टेलीस्कोप ने उसकी तस्वीर ली। शुरू में साइंटिस्ट्स को लगा कि यह एक आम कॉमेट है और उन्होंने UC2017U1 नाम दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसका ना कोई कोमा था ना कोई पूंछ। कुछ दिन बाद उसे एक एस्ट्रॉयड के रूप में रीक्लासिफाई किया गया और A2017U1 नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशंस गहरी होती गई, उन्हें पता चला कि ये चीज़ एक हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी पर चल रही है। यानी ये सूरज के चक्कर नहीं लगा रहा था, ये पूरे सोलर सिस्टम से तेज़ी से दूर जा रहा था। तो साइंटिस्ट्स को इसके लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनानी पड़ी। इसे ऑफिशियली ओमुमुआ नाम दिया गया। ये इंसानियत के इतिहास में पहली बार था जब हमने इंटरस्टेलर स्पेस से आए एक मेहमान को देखा था। ये नाम हवाइन भाषा से है और इसका मतलब है दूर से आने वाला पहला संदेशवाहक या जासूस। एक तरफ यह इस टेलीस्कोप को श्रद्धांजलि है जिसने इसे खोजा, दूसरी तरफ यह इसके एक अग्रदूत होने के खास स्टेटस की तरफ इशारा करता है। और जब से यह दिखा तब से ही सब कुछ गड़बड़ था। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इसकी ऑर्बिट बहुत अजीब। यह हमारे सोलर सिस्टम के किसी पुराने साथी जैसा नहीं लग रहा था, यह एक घुसपैठिए जैसा था। यह थोड़ी देर के लिए सूरज के पास से गुजरा, यहाँ तक कि मरकरी की ऑर्बिट के अंदर तक ए गया। वहाँ इसकी स्पीड 87.7 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुँच गई और फिर सूरज की ग्रेविटी ने इसे धक्का देकर इंटरस्टेलर स्पेस में वापस भेज दिया, बिना एक पाल भी पीछे देखे। सिर्फ कुछ हफ्तों में दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करने में लग गए। और जैसे ही यह स्पेस में घूमने लगा, लोग हैरान रह गए कि इसकी चमक अचानक से बदल रही थी, जैसे कोई बहुत लंबा, पतला या फिर चपटा ऑब्जेक्ट घूम रहा हो। शुरुआती अनुमानों के अनुसार यह 400 मीटर तक लंबा हो सकता था, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 10:1 तक था, जैसे एक कॉस्मिक सिगार स्पेस में तैर रहा हो। लेकिन इसकी लाइट कर्व के और एनालिसिस से एक और अनुमान सामने आया। शायद यह एक कॉस्मिक पैनकेक जैसा था, जिसका रेशो 6:1 से 6.61 के बीच था। चाहे इसका शेप कुछ भी हो, यह हमने अब तक देखे किसी भी कॉमेट या एस्ट्रॉयड जैसा नहीं था। यह बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ कुछ 100 फीट चौड़ा और इसकी सतह गहरी लाल थी। यह शायद इसके कॉस्मिक सफ़र के दौरान हाई एनर्जी पार्टिकल से लगातार टकराने का नतीजा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इस पर कॉमेट जैसी गैस या धूल का कोई निशान नहीं था। एस्ट्रोनॉमर कैरन मीच ने एक बार कहा था, जब यह सूरज के पास से गुजर रहा था तब भी हमारे सबसे पावरफुल टेलीस्कोप से भी ह्यूमन इससे एक भी धूल का कण निकलता हुआ नहीं दिखा। लेकिन रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। इसकी ट्रैजेक्टरी सिर्फ ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। जब यह सूरज से दूर जा रहा था तो इसमें एक हल्की सी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखी, जैसे किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया हो। आमतौर पर कॉमेट से निकलने वाली गैस से ऐसा होता है, लेकिन ओमुमुआ पर गैस का एक भी निशान नहीं मिला। इसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को एक पैराडॉक्स में डाल दिया। एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जिसका ना पूंछ है ना गैस निकल रही है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है। आखिर वो है क्या? क्या वो ऐसी कोई चीज़ छोड़ रहा था जिसे हम देख ही नहीं सकते, या फिर वो नेचुरली बना ही नहीं था? आम जनता ने जल्दी ही अनुमान लगाना शुरू कर दिया। क्या यह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है जो एक सेलेस्टियल बॉडी के भेस में हो? और साइंटिस्ट्स भाले ही ज़्यादातर नेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ उनकी हर हाइपोथेसिस अजीब और यहाँ तक कि खुद से ही उल्टी लग रही थी। हम सिर्फ एक चीज़ जानते हैं, ओमुमुआ यहाँ आया था, लेकिन वो क्या था और क्यों न आया कोई भी पक्का नहीं कह सकता। ओमुमुआ के इस अदृश्य एक्सेलरेशन के राज को खोलने के लिए 2020 मैंडू साइंटिस्ट ने एक बहुत ही हिम्मत वाला अनुमान लगाया। डैरिल सेलिगमैन और ग्रेगरी लॉफलिन ने कहा कि ओमुमुआ शायद पत्थर, मेटल, बर्फ या गैस से बना ही ना हो, बल्कि एक बेहद दुर्लभ पदार्थ से बना हो, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आइस। उनकी हाइपोथेसिस ये है, यूनिवर्स की गहरी दूरियों में जायंट मॉलिक्यूलर क्लाउड्स नाम के इलाके हैं। वहाँ टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो के करीब होता है और वहाँ हाइड्रोजन आइसबर्ग्स जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ बन सकते हैं। ये हाइड्रोजन आइस सूरज के पास आने पर सब्लिमेट हो जाएगा,
यानी सीधे सॉलिड से गैस बन जाएगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं होगी। और ये सब्लिमेशन एक आम कॉमेट की तरह झटके से नहीं होगा। ये एक समा, शांत और लगभग अदृश्य रिलीज होगा, जैसे इस ऑब्जेक्ट की पूरी सतह पर छोटे छोटे अदृश्य थ्रस्टर्स लाज हों। क्योंकि पूरे हाइड्रोजन गैस विजिबल और इंफ्रारेड लाइट में लगभग अदृश्य होती है, इसलिए ना वो चमकेगा, ना हाईकोमा या पूंछ छोड़ेगा। तो देखने में यह एक एस्ट्रॉयड जैसा लगेगा, लेकिन इसकी ट्रिजेक्ट्री एक भेस बदले हुए कॉमेट जैसी होगी। ये मॉडल सच में बहुत चतुर है। ये एक साथ दो सबसे बड़े सवालों का जवाब देता है। इसका कोमा क्यों नहीं था, और ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा था, और ये ओमुमुआ के अजीब शेप को भी एक्सप्लेन कर सकता है। दोनों साइंटिस्ट्स ने बताया कि हाइड्रोजन आइस का लगातार सब्लिमेशन ऑब्जेक्ट का मैस धीरे धीरे कम कर देगा, उसके किनारे घिसते जाएंगे और उसका शेप लंबा हो जाएगा। ये शायद एक्सप्लेन कर सकता है कि वो इतना लंबा और पतला क्यों था, जैसे एक कॉस्मिक सिगार। उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि इस हाइड्रोजन आइस बॉडीज सिर्फ बेहद ठंडे और घने इंटरस्टेलर माहौल में ही बन सकते हैं, जैसे एक डार्क मॉलिक्यूलर क्लाउड के कोर में, जहां टेम्परेचर 3 केल्विन के करीब हो, एब्सोल्यूट जीरो के सबसे नज़दीक। अगर ओमुमुआ सच में वहां से निकला था, तो ये हैरान करने वाली बात नहीं होगी कि वो सैकड़ों मिलियन साल तक इंटरस्टेलर स्पेस में भटकता रहा, और यूएस सफ़र में वो धीरे धीरे कॉस्मिक रेस से घिसता गया, जब तक कि वो चुपचाप हमारी नज़रों में नहीं आ गया। यह तस्वीर सच में दिलचस्प है, एक पुराना आइसबर्ग जो यूनिवर्स की ठंडी गहरी सीमा से तैरता हुआ रहा है, ना पूंछ ना आवाज़, फिर भी सैकड़ों मिलियन साल का सफ़र लिए हुए। लेकिन इस हाइपोथेसिस ने जल्दी हाई साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बड़ी बहस छेड़ दी। उसी साल बाद में थीम होंग और अवी लोब ने एक रिबॉटल पेपर पब्लिश किया। उन्होंने कहा कि भाले हाई हाइड्रोजन आइस थ्योरी सुनने में अच्छी लगती हो, लेकिन वो सच नहीं हो सकती। पहला प्रॉब्लम जो उन्होंने बताया वो था स्टारलाइट। मिल्की वे की सबसे हल्की स्टारलाइट भी लाखों साल तक पड़ने पर हाइड्रोजन आइस को धीरे धीरे गर्म करके इवैपोरेट करने के लिए काफ़ी हाई। उन्होंने कैलकुलेट किया कि ओमुमुआ के साइज का हाइड्रोजन आइस बॉडी 10 मिलियन साल में पूरी तरह से इवैपोरेट हो जाएगा। लेकिन ओमुमुआ का फ्लाइट पथ बताता है कि उसकी उम्र 100 मिलियन साल से ज़्यादा हो सकती है। सरफेस एक पॉइंट पर ही हाइड्रोजन आइस मॉडल खुद से ही गलत साबित हो रहा था। और भी गंभीर बात, अगर ओमुमुआ सच में एक घने मॉलिक्यूलर क्लाउड के कोर से आया था, तो यूज बाहर निकलते वक्त बहुत सारी गैस और धूल से गुजारना पड़ता। ये टक्कर उस और भी तेजी से इवैपोरेट कर देती, वो आज तक बाक ही नहीं पाता। लेकिन सबसे बड़ा रिबटल अभी बाकी था। होंग और लोब ने बताया कि इस तरह के हाइड्रोजन आइसबर्ग्स शायद बन ही नहीं सकते। हाइड्रोजन आइस के शुरुआती कण बहुत अनस्टेबल होते हैं और स्टरलाइट और गर्मी से बिखर जाते हैं, इससे पहले कि वो एक आइसबर्ग बन पाएं। नतीजा सीधा और कठोर था। एक पूरे हाइड्रोजन आइस बॉडी डोर के सितारे से यहां तैरकर नहीं ए सकता था। वो अपने सफ़र में ही बहुत पहले पिघल गया होता, जैसे एक कॉस्मिक बर्फ का टुकड़ा। यह बहस साइंस का असली रूप है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेफ्यूटेशन के जरिए लगातार सच की तरफ बढ़ा जाता है। और यहां आकर सवाल वापस वहीं ए गया जहां से शुरू हुआ था। अगर वो हाइड्रोजन आइसबर्ग नहीं था, तो आखिर वो था क्या? इस हाइपोथेसिस और रेफ्यूटेशन के साइकिल में साइंटिफिक कम्युनिटी ने अगले नए आइडिया का स्वागत किया, और वही वो सुराग है जिसे हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जब पुरानी हाइपोथेसिस एक एक करके गलत साबित हो गई, तो 2023 में आखिरकार एक नई एक्सप्लेनेशन सामने आई, और इस बार इसने बहुत से साइंटिस्ट्स को हम में सर हिलाने पर मजबूर कर दिया। इस हाइपोथेसिस को केमिस्ट जेनिफर बर्गनर और फेमिलियर नाम डैरल सेलिगमैन ने प्रपोज किया। उन्होंने फिर से मिलकर एक ज़्यादा रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी पेश की। ओमुमुआ शायद किसी दुर्लभ हाइड्रोजन आइस से ना बना हो, बल्कि सिर्फ एक बहुत ही आम बर्फ के सेलेस्टियल बॉडी से। यह एक कॉमेट के टुकड़े जैसा था, लेकिन अपने सैकड़ों मिलियन साल के सफ़र में उसमें कुछ अनोखे बदलाव आ गए। उनकी कल्पना यह है, ये पानी की बर्फ से भरा बॉडी जब इंटरस्टेलर स्पेस से गुजर रहा था, तो उस पर लगातार कॉस्मिक रेस की बौछार हो रही थी। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स बर्फ के अंदर तक जा सकते थे और वहां हल्के लेकिन असली केमिकल रिएक्शंस शुरू कर सकते थे। हम लैब एक्सपेरिमेंट से जानते हैं कि जब पानी की बर्फ पर रेडिएशन पड़ती है, तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स टूटकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जो फिर चुपचाप उस बर्फ के स्ट्रक्चर में फैंस जाती है। ये हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलती, बल्कि अमॉर्फस पानी की बर्फ में फैंस जाती है, उस बर्फ के छोटे छोटे पोर्स में माइक्रो बबल्स के रूप में। लाखों साल तक इस सेलेस्टियल बॉडी ने चुपचाप एक बड़ा हाइड्रोजन गैस का भंडार जमा कर लिया। 2017 तक, जब ओमुमुआ पहली बार सोलर सिस्टम में आया और सूरज की तरफ बढ़ा, वो गर्म होने लगा, लेकिन अचानक से नहीं।
उसकी सतह का टेम्परेचर कभी इतना नहीं बढ़ा कि पानी की बर्फ पिघल जाए, और ऑब्जर्वेशंस में कोई वाटर वेपर भी नहीं मिला। लेकिन ये थोड़ी सी गर्मी उसके अंदर की सोई हुई एनर्जी को जगने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, पानी की बर्फ रिक्रिस्टलाइज होने लगी। बर्फ का स्ट्रक्चर बदल गया और जो हाइड्रोजन गैस पोज में फांसी हुई थी वो रिलीज हो गई। ये प्रोसेस हल्का और स्टेबल था, लेकिन यह एक धीमा लगातार आगे बढ़ने वाला थ्रस्ट पैदा करने के लिए काफ़ी था। बर्गनर और सेलिगमैन ने कैलकुलेट किया कि अगर यह बॉडी हर सेकंड सिर्फ कुछ 10 से 100 ग्राम हाइड्रोजन रिलीज करे तो वो हमारे देखे हुए नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पैदा करने के लिए काफ़ी होगा। और इससे भी ज़्यादा चतुर बात यह है कि ये रिलीज प्रोसेस बिल्कुल शांत है। हाइड्रोजन बेहद हल्की और स्टेबल है। वो न चमकती है, न रोशनी रिफ्लेक्ट करती है, न उसकी पूंछ होती है, न कोमा। अगर बर्फ में धूल भी मिली हो तो वो पार्टिकल्स बर्फ की लेयर में ही फंसे रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। और इस तरह आपको एक ऐसा propulsion मिलता है जिसमें थ्रस्ट है लेकिन कोई निशान नहीं। ये लगभग एक स्टेल्थ इंजन जैसा लगता है। ये एक बेहद एलिगेंट एक्सप्लेनेशन है। आम पानी की बर्फ प्लस कॉस्मिक रेज मिलकर ट्रैप्ड हाइड्रोजन बनाते हैं। उसमें थोड़ी सी सूरज की गर्मी मिलाओ और आप एक लगभग अदृश्य propulsion मैकेनिज्म एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई अजीब मैटर चाहिए, ना कोई जटिल शर्तें, और ये है ओमुमुआ के सारे नोन कैरेक्टरिस्टिक्स से बिल्कुल मैच करता है। एक गहरा लाल सरफेस जो एक एज कॉमेट के टुकड़े से मेल खाता है, जो लंबे समय तक स्पेस वेदरिंग से गुजरा हो। कोई गैस डिटेक्ट नहीं हुई, छोटा साइज, और उसके फ्लाइट पथ में नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। आखिर में बर्गनर और सेलिगमैन इस नतीजे पर पहुंचे, ओमुमुआ शायद असल में सिर्फ एक आम कॉमेट जैसा बॉडी है। बस इतना है कि वो यूनिवर्स की बर्फीली सीमाओं पर बहुत लंबा सोया रहा। और यूएस लंबे सफ़र में उसने चुपचाप अपनी बर्फीली गहराइयों में एक हाइड्रोजन से चलने वाला इंजन जमा कर लिया। और जब वो सूरज की रोशनी से जागा तो उसने अपनी अदृश्य उड़ान शुरू कर दी। उसकी कोई चमकती हुई पूंछ नहीं थी, कोई दिखने वाली रिएक्शन नहीं, फिर भी उसके एक्शंस ने एक असली भेस बदलने का काम किया। ये भेस बदला हुआ कॉमेट हाइपोथेसिस इतनी जल्दी पॉपुलर इसलिए हुई क्योंकि इसने सारे बिखरे हुए सुरागों को एक साथ जोड़ दिया, बिना एलियन स्पेसक्राफ्ट, ब्लैक टेक्नोलॉजी या अजीब मैटर का सहारा लिए। एक इतना अजीब फिनोमिनन आखिरकार इतनी सिंपल, एलिगेंट और विश्वसनीय एक्सप्लेनेशन से समझाया जा सका। और यह एक्सप्लेनेशन हमें एक चेतावनी भी देती है, कभी कभी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा रहस्यमयी लगती है वो शायद सिर्फ हमारी उनकी शांति को गलत समझने की वजह से हैं। और ओमुमुआ की कहानी शायद वैसी ही है। वो हमें परेशान करने नहीं आया था, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि सिर्फ सतह पर मत देखो और जल्दी से नतीजे पर मत पहुंचो। जब हम अभी भी ये बहस कर रहे थे कि ओमुमुआ क्या था, एक और गहरा सवाल कभी सच में जवाब नहीं दिया गया। वो आया कहाँ से था? हमारे पास अभी भी उसके ओरिजिन के बारे में कुछ धुंधले सुराग ही हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स ने पहले ही कुछ संभव अनुमान लगा लिए हैं। 2018 में ही एस्ट्रोनॉमर्स ने उसकी ऑर्बिट को पीछे ट्रेस करने की कोशिश की। नतीजे बताते हैं कि वो शायद मिल्की वे में सैकड़ों मिलियन साल से भटक रहा था, जब तक कि किसी इत्तेफाक से वो हमारे सूरज के पास आ गया। उसका फ्लाइट डायरेक्शन लायरा कॉन्स्टलेशन से था, वेगा स्टार के इलाके के पास से। लेकिन समस्या यह है कि जब वो असल में यूएस इलाके से गुजरा तो वेगा हस जगह पर नहीं था। वो इतनी देर से उड़ रहा था कि सितारों की जगह भी बदल चुकी थी। तो उसने अपना स्टार सिस्टम कैसे छोड़ा? मेनस्ट्रीम व्यू यह है कि वो शायद एक यंग स्टार सिस्टम में प्लैनेट्स के बनने के दौरान ग्रेविटेशनल केओस की वजह से बाहर निकल गया था। एक प्लैनेटरी सिस्टम के शुरुआती दौर में नए बाने बॉडीज अक्सर टकराते हैं और जगह के लिए लड़ते हैं, और वो बेड गैस प्लैनेट्स जैसे ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट्स छोटे बॉडीज को पूरे सिस्टम से बहुत तेजी से इंटरस्टेलर स्पेस में फेंक सकते हैं। असल में हमारा अपना सोलर सिस्टम भी वैसा ही है। जुपिटर और सैटर्न जैसे गैस जायंट्स ने शायद ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट जैसे बॉडीज को दूर फेंक दिया है, जिससे आज हम ओट क्लाउड कहते हैं। तो ओमुमुआ का घर शायद एक ऐज ही मंजर से गुजरा होगा, एक या ज्यादा रोग जायंट प्लैनेट्स जैसे कॉस्मिक कैनन्स ने उस कॉस्मिक सफर पर भेज दिया। एक और पॉसिबिलिटी है कि वो एक बाइनरी स्टार सिस्टम से आया था। कुछ रिसर्च बताते हैं कि ये ड्यूअल स्टार सिस्टम्स अपने शुरुआती फॉर्मेशन में बहुत अनस्टेबल होते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज को बाहर निकलने में माहिर होते हैं। और एक और हिम्मत वाला अनुमान यह है कि ओमुमुआ शायद बाहर नहीं निकला गया, बल्कि टक्कर से बाहर आया। वो शायद शुरू में प्लूटो जैसे एक एक्सोप्लैनेट का हिस्सा था जो ज़्यादातर नाइट्रोजन आइस से बना था, और वो एक जोरदार टक्कर से टूट गया और ओमुमुआ उसके टुकड़ों में से एक है।
मज़ेदार बात यह है कि इस थियोरी ने भी ओमुमुआ के एक्सेलरेशन को नाइट्रोजन सब्लिमेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन इस हाइपोथेसिस में हाइड्रोजन मॉडल से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मेनस्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी अभी यह मानती है कि इसकी क्रेडिबिलिटी पहले बताए गए वाटर आइस रिलीजिंग हाइड्रोजन मैकेनिज्म से बहुत कम है। आज वो सूरज से 40 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी ज़्यादा डो है, अर्थ और सन के बीच की दूरी का 40 गुना, प्लूटो से भी बहुत डो, और अभी भी तेज़ी से डोर जा रहा है। हम अब पैसिव से एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, चमत्कारों का इंतज़ार करने से मौके बनाने की तरफ। अगली बार जब किसी डोर के स्टार सिस्टम का कोई संदेशवाहक हमारे सोलार सिस्टम से गुजरेगा, तो शायद हम सिर्फ ऊपर देखकर, यूज़ मिस करके और अफसोस करके नहीं रह जाएंगे, बल्कि हम उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसके पास जा सकेंगे। सवाल अब यह नहीं है कि हम ओमुमुआ से फिर मिलेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि हम अगले से कब मिलेंगे। और हर इंटरस्टेलर विजिटर एक ऐसी जागृति ला सकता है जो अर्थ से परे हो, एक ऐसा सफ़र जो सीमाएं तोड़ें, यूनिवर्स के स्वभाव के बारे में एक गहरी बातचीत। हम नहीं जानते वो कहाँ से आते हैं, और हम नहीं जानते वो हमें कहाँ ले जाएंगे। लेकिन एक बात हम आखिरकार पक्का कह सकते हैं, अगली बार जब वो अजीब सितारा फिर से हमारे आसमान में आएगा, तो हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे।